अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को फारिग करने के फैसले की मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। सईद गनी कहते हैं कि नून लीग का स्टील मिल की गैस बंद करने का फैसला नामुनासिब था। काबीना इजलास में असद उमर के मौक़िफ़ का शिद्दत से इंतजार है। एन की हुकूमत का स्टील मिल की गैस को बंद करने का फैसला जो है वो इंतहाई नामुनासिब था और इस इदारे को तबाह करने का एक पहला कदम था। जिस वक्त स्टील मिल बंद हुई, मेरा ख्याल है कि उस वक्त उसकी जो पैदावार थी वो 65% अपनी कैपेसिटी पर वो चल रही थी और अगर उस वक्त के आदाद शुमार उठाकर देखें तो जून 2015 से पहले आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्शन थी वो स्टील मिल की बढ़ती गई और 65% पर जब आ गई तो वो ब्रेक इवन पर थी, वो खसारे में नहीं थी उस वक्त, या खसारा से निकलने के करीब थी। अगर उसी रफ्तार से स्टील मिल चलती रहती तो शायद उसी बरस में या चंद महीनों में वो खसारे से निकल आती। 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में रही है, पाकिस्तान स्टील मिल में एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया गया। काबीना का इजलास सुनाए उन्होंने रखा है और काबीना के एजेंडे पर स्टील मिल के मुलाजमीन को निकालने वाली बात भी है। स्टील मिल अपने एटीएम्स को देने के मुतल्लिक भी कोई बात शायद होगी, तो मुझे इंतजार होगा कि उस कैबिनेट मीटिंग में असद उमर साहब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। गजब किया, तेरे वादे पर एतबार किया। ईसीसी के पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन को फारिग करने पर मिल्स मुलाजमीन चिल्ला उठे हैं। कहते हैं हमें एतमाद पे लिए बगैर निकाल दिया गया। मुलाजमीन का कहना है कि हमें बताया जाए कि इस कानून के तहत निकाला गया। मिल्स मुलाजमीन की दहाइयों ने असद उमर के पुराने दावे याद दिला दिए। 9000 से जायद पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को अचानक इदारा बदर कर दिया जाए तो उंगलियां तो उठेंगी। कहाँ गए वो वादे कि अगर मुलाजमीन के साथ कुछ हुआ तो हम मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे, और कहाँ ये आलम के एक लफ्ज कहने की भी जहमत गवारा न की। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने भी कहा कि मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, कभी स्टील मिल्स मुलाजमीन के खिलाफ फैसला हुआ तो वो मुझे साथ खड़ा पाएंगे। ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तो मैं तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। हमारे डिसमिस के लेटर जो है हमारे टीसीएस के जरिए और डाक के जरिए घुमा रहे हैं पीछे। अगर आप इस तरह फैसला करोगे तो इस फैसले को हम कबूल नहीं करेंगे। इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हर उस फोरम पे जाएंगे जहां हमें इंसाफ की तवक्कु होगी। उन्होंने कहा था मैं रोजगार दूंगा, आपके सुनने में गलती हुई थी। उन्होंने बोला मैं 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करूंगा। 10,000 तो ये कर दिए, बाकी 6,000 ये और इदारों से निकालेंगे। इसी में माफिया बैठी हुई है। कल से हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी नहीं आया, हुकूमती नुमाइंदा, कोई एक एमपी भी नहीं आया यहाँ पे, जबकि उनके यहाँ रोज आते हैं, लेकिन वो कल से यहाँ पे कोई नहीं आया, ना कोई राब्ता कर रहा है, ना कोई फोन आया। बगैर शोकाज, बगैर वार्निंग, बगैर एक्सप्लेनेशन, बगैर इंक्वायरी के टर्मिनेशन लेटर दे दिया है। मुझे बताया जाए मेरा क्या कसूर है। उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद आज खत्म हो गई है। हमें उम्मीद थी तनख्वाह बढ़ेगी, स्टील मिल बहाल करने का वादा किया था इमरान खान साहब ने, उन्हीं की हुकूमत ने हमें बरतरफी का फैसला किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन इस अंधेर नगरी पर सर पकड़े बैठे हैं। उनका कहना है कि हमसे बिना पूछे नौकरियां छीन ली गईं, बताया जाए ये कैसे हुआ।
अब हुकूमत लाख दलीलें दे मगर नए पाकिस्तान में भी आम आदमी के इस्तेहसाल की वही पुरानी कहानी दोहराई गई है। असद उमर और नहीं तो अपने ही कहे की लाज रख लें, मुलाजमीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो दो बोल बोल कर दिलासा ही दे दें। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि कराची की आबादी हर साल बढ़ रही है मगर पानी की किल्लत बरकरार है। K4 मंसूबे का रास्ता तब्दील करने से कीमत पर असर और मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। इस शहर की आबादी पूरे मुल्क की आबादी 2.4% से बढ़ती है। इस शहर की आबादी 3.5% से 3.8% के दरमियान हर साल बढ़ती है। 2007 से 2020 तक आबादी तो बढ़ी, एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं है। अगर 3 करोड़ की आबादी हो जाए और उसके ऊपर आप इजाफा लगाएं तो आप सोचें कि ये आबादी दुगनी हो जाएगी अगले 10 साल में। इसके पानी के निजाम के ऊपर क्या तवज्जो दे रही है। और आपको बताएं कि 50% से जायद पानी की कमी का शिकार कराची के बासी गर्मियों में तो और इसमें भी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। शहर के कई इलाकों में किल्लत आब का बड़ा मसला पैदा हो गया है। कुरंगी के रिहायशी भी पीने के साफ पानी के लिए बारे बारे फिरने लगे। कहते हैं कि वो नौकरियां छोड़कर पानी भरने निकलते हैं क्योंकि लाइन्स में पानी नहीं आता। और आपको साथ साथ बताते चलें, मुशीर सेहत जफर मिर्जा इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस एक्शन की जो तफसील है या इस मॉनिटरिंग के हवाले से जो इक़दामात किए जाएंगे ये हम सूबों के ऊपर छोड़ रहे हैं। लेकिन अब जबकि हमें ये मालूम है कि हमारे यहाँ केसेस भी बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ अमवात भी बढ़ रही हैं, हमने लॉकडाउन को ईज़ भी किया इसलिए कि ज़िंदगी का जो सारा निज़ाम है वो जारी और सारी रह सके और ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब लोग हैं वो अपने रोज़गारों पे वापस जा सकें और अपने ख़ानदानों का ख्याल रख सकें। तो उसमें ये जानना कि 40 से 60% तक बीमारी को सिर्फ मास्क पहन के रोका जा सकता है, ये हमारे लिए बहुत अहम है। और इसलिए मैं इस बात को बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के आपको ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं आप सब लोगों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जिन जिन जगहों का मैंने पहले ज़िक्र किया वहाँ पे ख़ुद भी और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मास्क पहने बगैर मत जाने दें। इसमें आपका भी बचाव है, दूसरों का भी बचाव है और आपकी फैमिली का भी बचाव। तो नाज़रीन, इस हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो चेंजेस किए हैं उन चेंजेस के हवाले से हमारी गाइडलाइंस में तब्दीली आएगी और ये कल आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसी हवाले से जी 2 और चीज़ें जिनके ऊपर मैं थोड़ी सी मज़ीद बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें ये मालूम है कि अब तक जो हमारे यहाँ अमवात हुई हैं उनका 74% ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और 74% ही ऐसे लोग हैं कि जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी। अब ये भी बहुत अहम बात है क्योंकि इसकी एक इम्प्लीकेशन है और इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम ऐसे इक़दामात कर सकते हैं, हुकूमत भी और लोग भी और ख़ानदान भी, कि जिससे हम अपने ऐसे लोगों को बचा सकते हैं कि जिनके बीमार होने का एहतमाल ज़्यादा है और बीमार हो के क्रिटिकल सूरत हाल में जाने का इम्कान ज़्यादा है। तो इस हवाले से एक तो जो मुअम्मर अफराद हैं या जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है उनकी देखभाल और उनको बचाओ उनका बचाव कैसे करना है फैमिलीज़ ने, उसके लिए हमने एक अलहदा से गाइडलाइंस बनाई हैं। अगेन वो गाइडलाइंस हमारी covid.gov.pk पे अवेलेबल हैं, इनको अब वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया है। और अगर आपके घरों के अंदर बुज़ुर्ग हैं और उनके बारे में आप फ़िक्रमंद हैं तो आप ज़रूर ये गाइडलाइंस पढ़ें क्योंकि इसमें बड़ी तफसील के साथ ये बताया गया है कि कैसे आपने अपने घरों के अंदर अपने बुज़ुर्गों को
اس بیماری سے بچانا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے وہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تو ہم اپنے بزرگوں کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر پہلے سے بیمار ہے ہمارے خاندان میں کچھ لوگ، تو ان کو بھی خاص طور پہ بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کا کووڈ-19 کا مریض بننے کا چانس کافی زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی طرح کی بھی کوئی بیماری، میں کسی مخصوص بیماری کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر وہ یہ خیال پیدا ہوگا کہ شاید اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری ہے تو پھر آپ محفوظ ہیں، لیکن جو ہماری کامن بیماریاں ہیں ان میں اگر کوئی مبتلا ہے شخص تو اس کی بھی خاص طور پہ آپ کو حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اب تک جتنی اموات ہوئیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، 74% ان میں ایسے لوگ تھے کہ جن کو پہلے سے یا ذیابیطس تھی یا بلڈ پریشر تھا یا دیگر کئی طرح کے امراض تھے، اور اگر ایک سے زیادہ بیماری ہے تو اس کا بھی امکان اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک ماسک اور دوسرے معمر افراد کی حفاظت، یا ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ان کی حفاظت، اور بیمار لوگوں کی حفاظت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم خاص طور پہ احتیاطی رویہ اپنائیں تو بہت ساری بچت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ پہ جو ٹیسٹ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کتنے جو ہیں وہ کنفرم کرونا وائرس کے مریض ہیں اور کتنوں کو یہ مرض نہیں ہے، ان کی فکر ہے کہ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارا جو ہدف تھا کہ 30,000 روزانہ کے حساب سے ہمارے ٹیسٹ بڑھنے چاہیے، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بہرحال ہم نے 23,100 ٹیسٹ کیے، جس کے نتیجے میں 4,960 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے یا ان کی کنفرمیشن ہوئی کہ وہ کووڈ-19 کے مریض ہیں یا اس کی ان کو انفیکشن ہے۔ ناظرین، یہ اگر ہم اس کی شرح نکالیں تو یہ تقریباً 21.4% لوگ ہیں کہ جو پازیٹیو ہوئے ان تمام لوگوں میں کہ جن کے ٹیسٹ کیے گئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر۔ پاکستان میں جو ہم نے اب تک ٹوٹل ٹیسٹ کیے ہیں وہ تقریباً 6,83,608 ہو گئے ہیں، کافی بڑی تعداد ہے۔ اور جو ایک اچھی بات ہے اس میں جی وہ یہ ہے کہ عالمی اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی 34% جو لوگ ہیں جو اب تک جن کو 26 فروری سے لے کے اب تک جن کو کرونا وائرس پازیٹیو ہوا، ان میں سے 34% جو ہیں مکمل طور پہ ریکور ہو کے اپنی زندگیوں میں واپس لوٹ چکے۔ پاکستان میں اس وقت 5,000 سے کچھ زائد لوگ جو ہیں پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں، اور ان میں سے تقریباً 262 جو لوگ ہیں وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں۔ اس کے اوپر کل اسد عمر صاحب نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ ایکچولی ہمارے پاس وہ وینٹیلیٹرز کے جو مختص کیے گئے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے، ان کا 25% سے زیادہ ابھی مصروف کار نہیں، مطلب یہ کہ تقریباً 75% کے قریب وینٹیلیٹرز جو ہیں ابھی فارغ پڑے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اوپر بڑا بوجھ ہے۔ تو اس حوالے سے اگین کل بھی آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے ایک تو ریسورس مینجمنٹ سسٹم ایک تشکیل دیا، پھر کل ہی اس کی ایک جو ایپ تھی اس کی بھی رونمائی ہوئی۔ تو ان دونوں ایپ اور یہ جو ہم نے RMS بنایا ہے ریسورس مینجمنٹ سسٹم، اس کے بموجب ہمیں اب یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ آج ہمیں یہ پتہ لگا کہ 6 کم از کم ایسے کیسز تھے کہ جس کی وجہ سے جب مریضوں کو شدید بیماری کی حالت میں ہسپتالوں میں لے جایا گیا تو اس نظام کے تحت ان کو وہاں ان کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ اگر فلانے ہسپتال میں چلے جائیں تو آپ کو ICU کا بیڈ بھی مل جائے گا اور وینٹیلیٹر بھی مل جائے گا۔
یہ وہ افادیت ہے یا اثریت ہے اس نظام کی کہ جو آنے والے دنوں میں ہمیں بہت مدد دے گا. اور میری آپ سے خاص طور پہ ہمارے جو بڑے ہاسپٹلس کے اندر جو ہمارے ایم ایس حضرات ہیں یا جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں یا جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا جو ہمارے ایمرجنسی ایمبولینس سروسز جو چلا رہے ہیں, کل ہم نے ان کے ساتھ بھی ایک بڑی لمبی میٹنگ کی یہاں پہ اور ان کو بھی متعارف کروایا اپنے اس نظام کے ساتھ کہ کس طرح وہ اس نظام کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جب شدید بیماری کی حالت میں انہوں نے کسی مریض کو گھر سے ہسپتال پہنچانا ہو تو اس نظام کی رہنمائی لے کے وہ ان کو براہ راست ایسے ہسپتالوں میں لے کر جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو فوری طور پہ کرٹیکل کیئر کے اندر بیڈ بھی مل سکے, آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن مل سکے, اور اگر خدا نخواستہ وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو وینٹیلیٹر مل سکے. پاکستان میں اس وقت 2002 لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. پچھلے 24 گھنٹے میں 67 ڈیتھس ہوئی ہیں, اور پچھلے چند روز کے اندر جو ہماری اوسط چل رہی ہے وہ تقریباً 72 سے لے کے 75 تک جو ڈیتھس ہیں وہ ڈیلی ہو رہی ہیں. ہر موت, ہر بیماری ایک لمحہ فکریہ بھی ہوتا ہے. یہ ہمیں یہ سوچنے پہ بھی مجبور کرتا ہے کہ ہمیں اس بیماری سے کیسے بچنا ہے, اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے, اور اپنے ارد گرد کے افراد کو کیسے بچانا ہے. میں پھر ماسک کی یاد دہانی آپ کو کروانا چاہتا ہوں. بڑا زبردست ویپن ہے یہ اس بیماری کے اگینسٹ. اپنے بیمار لوگوں کی اور اپنے بزرگ لوگوں کی خاص طور پہ حفاظت کریں, اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. 50% سے زائد پانی کی کمی کا شکار کراچی کے باسی گرمیوں میں تو اور مشکل میں پھنس گئے. شہر کے کئی علاقوں میں قلت آب کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. کورنگی کے رہائشی بھی پینے کے صاف پانی کے لیے مارے پھرنے لگے ہیں, جو کہتے ہیں کہ وہ نوکریاں چھوڑ کر پانی بھرنے نکلتے ہیں کیونکہ لائنوں میں پانی نہیں آتا. ہم پانی لینے آئے, اپنی روزی روزگار چھوڑ کے پانی لینے آتے ہیں. ہمارے سیکٹر میں پانی نہیں آتا, لیکن وہاں پہ برف خانوں کو پانی دیا جاتا ہے, تھلوں کو دیا جاتا ہے, ہم لوگوں کو پانی نہیں دیا جاتا. 1.5-2 گھنٹے 12 بجے سے لائن لگائیں گے تو 1 بجے نل آتا ہے. پھر یہاں رش بھی بہت ہوتا ہے, آپ کو دیکھ لیں, ہر آدمی پریشان ہے پانی کے لیے. یہاں پہ کبھی لائٹ نہیں ہوتی ہے, جب لائٹ نہیں ہوتی 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, پھر اس کے بعد پانی بھرو, پھر ایک چکر لے کے جاؤ, پھر لائٹ چلی جاتی ہے, پھر کبھی واٹر بورڈ کی طرف سے پانی بند ہوا ہوتا ہے, کبھی کچھ ہے. مین وال جہاں سے پانی کی سپلائی چلتی تھی اس پر مفاد پرست عناصر کا قبضہ ہے, جس میں واٹر بورڈ کے اہلکار بھی شامل ہیں, اور ان لوگوں کو پانی صرف کیا جاتا ہے جہاں سے منتھلی آمدنی ہوتی ہے. اور ہم سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم لوگوں کی حیثیت یہ ہے کہ تم 18% ریکوری دیتے ہو. سر مجھے جو تقریباً 1-2 سال ہو گئے, میں اسی طرح آپ کے سامنے یہ معذور آدمی ہوں, میں اسی طرح پانی بھر کے لے کے جاتا ہوں. اور میں نے درخواستیں بھی ایم ڈی کو بھی دی ہوئی ہیں, ایچ ای کو بھی دی ہوئی ہیں, اپنا ایچ ٹی ایم کو بھی دی ہیں, مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. پانی کم ہونے کی وجہ سے بناتے کم ہم بڑی مشکل سے گرمی سے پانی بھرتے ہیں. پینے کا جو ابھی کھانا بنانا ہے اس کے لیے بھی پانی نہیں ہے. یہاں پہ پانی تو ابھی آ رہا ہے, آتے آتے ایک دم شارٹ ہو گیا پانی, لائن پھٹ گئی ہے. کون سی لائن پھٹ گئی ہے؟ اب ہم تو پریشانی ہو رہی ہے نا, ساری مشکل پانی کی وجہ سے. پانی مین مسئلہ ہی پانی کا ہے, مین مسئلہ ہی پانی کا ہے. پانی ہوگا تو بندہ پاک صاف ہو کے نکلے نا گھر سے. پانی ہے اس طرف ہے, جس کا آتا ہے, جس کا نہیں آتا ہے ہی نہیں, لائن ہی نہیں ہے. یہ ہمارا جو ٹکڑا ہے تقریباً جو ہے نا 4-5 سال سے متاثر ہے پانی کے سلسلے میں. آئے دن ہر رمضانوں میں کھڈے ہوتے رہتے ہیں, نکال کے دیکھتے ہیں, بڑی بڑی لائنیں ادھر ادھر گئی ہوئی ہیں. اب پتہ نہیں کون اس کے اندر عناصر ایسے ملے ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کس کو کیا کر دیا ہے. پانی کھولتے ہیں وہ پیچھے سے پیچھے رہ جاتا ہے, یہاں والے پریشان ہوتے رہتے ہیں. لوگوں نے بورنگ کر کے وہ مار کے ہو اس کے اندر اپنے کنیکشن لائن کا وہ حل کر دیا ہے کہ جو پانی رہا تھا وہ بھی نہیں آتا. بچے پڑھنے نہیں جاتے اسکول, سب بیچارے یہ کام کرتے ہیں, تعلیم سے سب ہفتے رہ گئے. مدرسہ برابر یہ رہا, اس میں پانی نہیں, وضو نہیں, کھارا پانی استعمال کرتے ہیں, اور مسجد میں بھی کھارا پانی استعمال کرتے ہیں. جو آنکھوں میں لینس ہوں جن کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے تکلیف ہوتی ہے, وضو کرتے ہیں نا تو اس کے لینس کا پانی وہ آنکھوں میں لگتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. کورنگی 5.5 ہمارا مین پمپ ہے,
कोरंगी 5.5 से पानी चलता है, क्या मामली मोहम्मद अली कॉलोनी का। पहले सप्लाई में मिलती थी 4 पोल जुम्मा कोट के मोड़ पे से, वहाँ पे एक नाजायज वाल लगा दिया गया जो हमारा पानी रोक दिया गया। पहले पंपिंग हमारी 4 घंटे की थी, अब 1 घंटे की कर दी गई है। जो हमारा पानी चलता है जुम्मा कोट के अंदर नाजायज पंप लगे हुए हैं, वहाँ माफिया एक वहाँ पे बैठा हुआ है जो 700 रुपये की सुजुकी बेच रहा है और 4,500 रुपये का टैंकर भेज रहा है भर के। हमारे हिस्से का पानी चलता है, वो लोग अपना हाइड्रेंट चला के पानी खींच लेते हैं। पानी भर के ला रहे, पानी लेने के निकलते हैं, पानी नहीं आता तो वहाँ आगे लाइन में आते हैं, लाइन में पानी नहीं होता ना, फिर तैयार मस्जिद जाते हैं, तैयार मस्जिद से पानी लाते हैं, हाथ धो जाते हैं। मस्जिद के लिए हमें बहुत परेशानी होती है, वजू के लिए खारा पानी ऐसा है जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ होता है, उनको बेचारों को बहुत तकलीफ होती है। हमारी आंख का भी ऑपरेशन हुआ है, बहुत तकलीफ होती है और पानी यहाँ आता नहीं है। बत्ती आती है, थोड़ा बहुत आता है, बहुत परेशानी होती है। घरों में पानी होता नहीं है, बच्चे तंग हुए होते हैं, कामों पर से रात को थके हुए आते हैं, परेशान होते हैं, कहाँ से पानी ले जाएं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत परेशानी है पानी। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में कोरोना वबा बेकाबू हो चुकी, हिकमत अमली नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। वो जरा कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रहे हैं। सारी तजावीज जो अपोजिशन हुकूमत को देती रही, हमने मार्च के महीने में कौमी असम्बली के इजलास से लेकर आज तक जितनी तजावीज हुकूमत को दी, हुकूमत ने उनके बरक्स अमल किया। हम मुसलसल कहते रहे कि खुदारा एक कौमी हिकमत अमली बनाए, पर हुकूमत को मुल्क के अंदर अपोजिशन और सूबों को एक पेज पर लाने की बजाय उनसे लड़ाइयां लड़ने की ज्यादा बड़ी तरजीह थी। आज भी हुकूमत के वज़रा कोरोना से लड़ने की बजाय अपोजिशन से और सियासी मुखालफीन से लड़ने को तरजीह दे रहे हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी है। मंजूरी वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ओन शिराजी से। जी ओन शिराजी, शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन होगा? जी देखें, बिल्कुल शुगर माफिया जिसके हवाले से पहले एक रिपोर्ट आई और दूसरी फ्रांसिक रिपोर्ट भी FIA की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई थी। ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हतमी मंजूरी दे दी है कि शुगर माफिया के खिलाफ जो है किस अंदाज में कार्रवाई की जाएगी। ये मंजूरी जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जो है उसमें दी गई है और इसके बाद जो है वज़ीर इत्तलात व नशियात शिबली फराज एक बाकायदा तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने की जा रहे हैं जिसमें वो इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। ताम ये जरूर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस बात की मंजूरी दी गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान से ये कहना था कि किसी तौर पर भी माफिया को जो है वो स्पेयर नहीं करेंगे और हर उस शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो किसी तौर पे भी अवामी रकम लूटने में मुलव्वस होगा या किसी तौर पे भी वो किसी भी स्कैंडल केस होगा। तो इब्तदाई तौर पे अब ये मंजूरी दे दी गई है और इसकी जो तफसीलात है वो जो है वफाकी वजीर इत्तलात व नशियात आपसे थोड़ी देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें कुछ ही देर में तफसीलात सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया ओन शिराजी। महंगाई के आवाम पर वार जारी है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया गया। नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान में भी आटे का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। आटा माफिया, चीनी माफिया, फल फ्रूट माफिया, पेट्रोल माफिया, पाकिस्तानी अवाम माफिया के जाल में बुरी तरह फंस चुकी। हुकूमत की जानिब से सिर्फ माफिया की तकरार, माफिया के कंट्रोल के लिए अमली इकदामात से कासिर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब की मनमानियां थमने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत से बेखौफ माफिया ने एक और वार करते हुए आटे का 20 किलो का थैला आज खुद 50 रुपए महंगा कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता 10 रोज में आटे की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। 10 रोज कबल आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की खुदसरी को देखते हुए नान बाई एसोसिएशन ने भी मौका गनीमत जानते हुए रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने के लिए हुकूमत को एक बार फिर डेडलाइन दे दी। नान बाई एसोसिएशन ने 10 जून से रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया। एसोसिएशन का कहना है कि मिल्स मालिकान खुद साख्ता तौर पर आटे के रेट बढ़ा लेते हैं। रेट कम ना हुए तो रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। आटे और मैदे के रेट कम ना हुए तो रोटी और नान के रेट बढ़ जाएंगे। 10 जून तक हुकूमत आटे और मैदे के रेट को कम कराए। बलूचिस्तान में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा है। कोयटा समेत मुल्क भर में मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतें मजीद इजाफा कर दिया है। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट।
वादी कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में हुकूमती अदम तवज्जही के बायस यूं तो दीगर अशयाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरी पहले ही मुश्किलात का शिकार थे, मगर मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतों में भी मजीद मनमाना इजाफा कर दिया है। कोयटा के ओपन मार्केट में 2200 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने वाले फी 50 किलोग्राम आटे के एक तेले की कीमत बढ़ाकर 2800 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अक्सर दुकानों में सरकारी नरखनामे भी अवेजा नहीं किए गए हैं। गवर्नमेंट इन चीजों पर नजर रखे कि कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, कौन कौन इसको ब्लैकमेल करता है, कौन कौन हुकूमत को परेशान करता है, तो गवर्नमेंट की नज़र में तो होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो फिर तो ये हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी करता है। हमारे पास न ज़बान है, न आंखें है, न कान है कि हम कुछ सुन ले, या न कोई ऐसा दर है कि हम उसको कटकटाए और हमारी फरियाद वो सुने। जितनी भी आम आवाम की इस्तेमाल की चीज़ है उसके साथ भी महंगाई बढ़ रही है, तो इस पे गरीब आवाम को बहुत ही ज्यादा मसला हो रहा है। इधर दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुकामी रहनुमा अब्दुल अली कहते हैं कि आटे की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह गंदम की अदम दस्तियाबी है, क्योंकि निजी फ्लोर मिल्स पर ओपन मार्केट से गंदम की खरीदारी पर पाबंदी आयद की गई है। काली बेड़े जो है न अभी भी मुकम्मल खुराक में है, और कुछ ऐसी चीजें वो कसदन ही करते हैं कि कहीं गंदम खराब करके आगे पीछे करके, ताकि उसमें उनकी करप्शन ज़ाहिर न हो जाए। अगर कोई नाजायज़ करते हैं प्राइसेस के हवाले से तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसका मकसद है कि गवर्नमेंट भी इस चीज में जो है ना वो एहसास नहीं है। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए सूबाई महकमा खुराक की जानिब से भी ताहाल कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही वजह है कि सूबे में आए रोज आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। महंगाई में इजाफे ने पेशावर के शहरियों को भी मुश्किल में डाल दिया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान तो किया, मगर रिलीफ देने के वादे भूल गई। मजीद बता रहे हैं अवैस महमूद। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी जो अशिया खुद नोश है, जो रोजमर्रा की अशिया है, उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इस हवाले से जो पेशावर के शहरी हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, हम आइए उनसे जुबानी सुनते हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे? महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये इसकी प्रॉपर चेकिंग करे। जो यहाँ पे इंतज़ामिया है उससे हमारी भी ये भी रिक्वेस्ट है कि गरीब जो आवाम, गरीब तबका जो है वो खप रहे हैं, उसके पास कमाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मतलब फैसिलिटेट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो प्रॉपर इस मतलब महंगाई के ख़िलाफ़ मतलब एक एक्शन ले, एक प्रॉपर कमेटी बनाएं और इस चीज़ को मतलब कंडम करे, ताकि गरीब आवाम जो है वो फैसिलिटेट हो जाएँ और मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए मतलब उसके पास सहूलतें फराहम हो। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इस शहरी की बात सुनी, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम मुझसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है और हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई पे जो है ज़रा थोड़ा एक्शन लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि पेशावर में और कई और जगह पर जो चीज़ महंगी हो जाती है तो वो या तो कोई ले नहीं सकता, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाए जैसे पेट्रोल तो वो ख़त्म हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत जो है और इंतज़ामिया जो है वो इसके हवाले से सोचें ताकि गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि पेट्रोल सस्ता होने का कोई असर नहीं पड़ा, महंगाई बदस्तूर काबू से बाहर है, आम आदमी का दिवालिया निकल गया। शहरी कहते हैं हुकूमत दामों के बावजूद महंगाई कम करने वाली माफिया को लगाम नहीं दे सकी है, जिसकी वजह से चीजों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। हर चीज़ महंगी है, खाने पीने की चीज़ें देखें, ब्रेड देखें, अंडा देख लें, दूध देख लें, दही देख लें। दूध वालों ने 10 रुपये महंगा कर दिया है, बजाय इसके वो सस्ता करें। अब पेट्रोल का है, पहले तो ये चीखते हैं कि यार पेट्रोल महंगा हो गया, तो अब तो पेट्रोल महंगा नहीं है, अब तो सस्ता है ना। तो मेहरबानी करें ये चीज़ें भी सस्ती कर दें। ये महंगाई इतनी हो गई है, इसका क्या बनेगा? हम दुकानों की किराए किधर से देंगे? ये 12-12 हज़ार रुपये का कहा था, वो किधर गए? पेट्रोल आप लोगों ने सस्ता किया है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, फौदगी हो जाती है, कुछ हो जाता है, शहर से बाहर जाना पड़ता है, किधर से जाएंगे? इस बारे में आप लोग सोचें ना, गरीब आदमी का सोचें, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। कहीं भी कुछ लेने के लिए जाता है
تو ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ مجبوراً اس کو خالی ہاتھ واپس گھر جانا پڑتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چھوٹا مزدور طبقہ جو ہے، جو دیہڑی مار ہے، یہ 1000 روپے اگر ڈیلی کا بھی کام کریں تو ان کے گھر کا خرچہ، کرائے کا گھر ہو گیا، گیس ہو گئی، بجلی ہوگی، ہر چیز مہنگائی عروج میں ہے۔ مہنگائی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ مہنگائی کم جو نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں صاف کرپشن ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ ہر کوئی اور دوسرا بندہ جو ہے، جو حکومتی ادارے وہ سارا کرپٹ ہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں اللہ کرے کہ کرپشن ختم ہو جائے تو سارا سسٹم انشاءاللہ اس کی وجہ سے ٹھیک ہوگا۔ ایک ہفتے کے دوران ہر چیز میں ریٹ بڑھ گیا ہے۔ انڈا، دودھ، دہی، آٹا لینے جاؤ دکان پہ تو ان کا ریٹ آسمان سے بات کر رہا ہے۔ عوام جائے تو جائے کدھر؟ غریب عوام کی پہنچ سے ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چیز، فروٹ، گوشت، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ دکاندار اپنی منمانی کر رہے ہیں، حکومت چاہیے لفٹ دے رہے۔ دودھ، انڈا اور جو ہے نا گوشت کی جو ہے نا اور مرغی، اس کی بڑی جو ہے نا مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو ہم وزیر اعظم سے اور جو ہے نا مراد علی شاہ سی ایم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول میں لایا جائے۔ مہنگائی کا ریٹ بڑھ گیا ہے، دودھ، انڈا اور گوشت ان کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ پٹرول بھی سستا ہوا، جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہے۔ دکاندار بھی کہتے ہیں، تاجر بھی کہتے ہیں سارے، اب پٹرول سستا ہو گیا، عوام کو لینا چاہیے، چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ کوئی پریشان حال نہیں ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے میرا حال ہے بہت مشکل ہے کہ یہاں وہ کمپرومائز ہو ریٹ کے اوپر کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے، وہ آئیں، ان کو دیکھے سنے، پتہ کریں، ان کا پیچھا کریں، روز پوچھے تھے تو تب یہ لوگ ڈریں گے۔ جب تک وہ ان کا پیچھا نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، تو ان کو کیسا پتہ؟ ان کو ڈر خوف نہیں ہے نا۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے حملے جاری ہیں۔ متاثرہ 47 اضلاع میں فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور افواج پاکستان کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ وسیع پیمانے پر رقبے کا سروے مکمل کر لیا، سپرے کا عمل بھی جاری ہے۔ ملک بھر میں 5245 اسکوائر کلومیٹر رقبہ پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ 40 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 1100 سے زائد ٹیمیں اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ ملک بھر میں 2,60,785 اسکوائر کلومیٹر رقبہ پر سروے کیا جا چکا ہے۔ صوبہ پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,14,935 ہیکٹر ایریا پر سروے کیا گیا۔ میاں والی اور ڈی جی خان اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 71 ہیکٹر ایریا پر آپریشن کیا گیا۔ صوبہ سندھ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 49,811 ہیکٹر ایریا پر سروے کیا گیا۔ 3 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 67 ہیکٹر ایریا میں آپریشن کیا گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 80,580 ہیکٹر ایریا پر سروے کیا گیا۔ 7 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 606 ہیکٹر ایریا میں آپریشن کیا گیا۔ صوبہ بلوچستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,30,417 ہیکٹر ایریا پر سروے کیا گیا۔ 33 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 3,417 ہیکٹر ایریا میں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملتان اور گردنواہ میں گیسٹرو کا مرض بے قابو ہونے لگا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، ملتان اور گردنواہ میں گیسٹرو کا مرض بے قابو ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 227 مریض ہسپتال جا پہنچے ہیں۔ نشتر ہسپتال میں 115 مریض گیسٹرو کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ ڈی ایچ کیو میں گیسٹرو کے 37 مریض لائے جا چکے ہیں اور جسم میں نمکیات کی کمی نہ ہونے دیں، پانی صاف پئیں اور صاف پانی کا استعمال کریں، یہ مشورہ دیا گیا ہے طبی ماہرین کی جانب سے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان اور گردنواہ میں گیسٹرو کا مرض بے قابو ہونے لگا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان اور گردنواہ میں گیسٹرو کا مرض بے قابو ہونے لگا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 227 مریض ہسپتال لائے جا چکے ہیں۔ نشتر ہسپتال میں 115 مریض گیسٹرو کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جسم میں نمکیات کی کمی نہ ہونے دیں، صاف پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی فالو کیا جائے۔ احمد کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد چین، کینیڈا اور سعودی عرب سے بڑھ گئی ہے۔ عالمی متاثرہ ممالک میں پاکستان کا نمبر 15واں ہو گیا۔ ملک میں مریضوں کی تعداد 98,947 جبکہ اموات کی تعداد بھی 2,000 سے بڑھ گئی۔
मुल्क में कोरोना का फैलाव मजीद तेज हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 23,100 टेस्ट किए गए, जबकि 4,960 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि कोरोना मरीजों के हवाले से मुल्क में एक नया रिकॉर्ड है। टेस्टों की मजमूई तादाद 6,83,608 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद एक मरतबा फिर सबसे ज्यादा हो गई है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में कोरोना के मुसद्दिका मरीज 37,090 हो गए हैं। सिंध में 36,364, खैबर पख्तूनख्वा में 13,001, बलोचिस्तान में 6,221, इस्लामाबाद में 4,979, आजाद कश्मीर में 361 और गिलगित बल्तिस्तान में 927 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुल्क में इस वायरस से लुकमा अजल बनने वाले अफराद की तादाद 2002 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ अमवात भी सबसे ज्यादा हुई हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 683, सिंध में 634, खैबर पख्तूनख्वा में 561, बलोचिस्तान में 54, वफाकी दारुल हुकूमत में 45, गिलगित बल्तिस्तान में 13, जबकि आजाद कश्मीर में 8 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में 33,465 मरीजों ने इस वायरस को शिकस्त दे दी है। रावलपिंडी में कोरोना के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 2,500 से तजावज कर गई। 1200 अफराद सेहतयाब हो चुके, जबकि अमवात की तादाद 100 से तजावज कर गई है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केटों को सील और जुर्मानों का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मजीद जानते हैं। रावलपिंडी से सुहेल राजा हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड इनवारुल हक, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, रावलपिंडी में केसेस में भी इजाफा हो रहा है, तो जो मार्केटें कुछ बड़ी हैं उनको आज हफ्तावार बंद रखने के काम जारी किए, लेकिन कुछ मार्केटें अभी भी रावलपिंडी में खुली हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट्स तो आई वुड रिक्वेस्ट आप मुझे बताएं कौन सी खुली हैं। हम आज भी सुबह से फील्ड में मैं बाहर हूँ, तो हमें तो ऐसा अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। इक्का दुक्का अगर राजा बाजार में कोई वायलेशन होगी तो हमारे मजिस्ट्रेट उस जगह पे हैं, उनको हम FIR करके बंद भी करेंगे। बाकी हमारे पास 2500 केसेस पिंडी में हैं, जिसके अंदर 1200 रिकवर्ड हैं, 100+ डेथ्स हमारे पास हैं। और ज़ाहिर है सिचुएशन ये दिन ब दिन हमारे इंक्रीज़ कर रही है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे और हाथ जितने फ्रीक्वेंट धोएंगे तो इस वबा या प्रिवेंटेबल है, इससे बचा जा सकता है। अच्छा सर, गोलमंडी के मुकाम पे कुछ लोगों की शिकायत आ रही है कि वहाँ पे मजदूर तबका है, उनको दुकानें बंद रखने के काम जारी किए हैं, और जो बड़ा तबका है होलसेल डीलर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, उन्होंने दुकानें बाकायदा खोली हुई हैं अभी तक, तो इस वाले से आप उसके ऊपर कोई एक्शन करेंगे सर? देखिए, जो खाने पीने की जो चीज़ें वो तो खुली हुई हैं, वो तो उस पर कोई स्पेयर पार्ट्स की मार्केट वो बंद होगा, सवाल पैदा नहीं होता। जिस जगह पे ओपन एग्रीकल्चर मशीनरी को एक है, उसके अलावा अगर आपको कोई नज़र आता है तो बिल्कुल हम उसको सील करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो हमारे साथ बात करते हैं, उनका यही कहना है कि जो मार्केटें अभी भी जो है बंद नहीं हुई हफ्तावार, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन है। ज़रूरी शोबे के अलावा जो है वो तमाम मार्केटें जो है वो मुकम्मल बंद रहेंगी। जी शुक्रिया सुहेल राजा। अमेरिका में पुलिस तशद्दुद से जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद 12वें रोज भी एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वाशिंगटन DC की मेयर ने एहतजाज में शिरकत करके मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार किया है। सियाह फॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत पर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला थम न सका। मुजाहिरीन फिर व्हाइट हाउस के करीब पहुंचे और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के सामने सड़क पर ब्लैक लाइव मीटर्स लिख दिया। दीगर सड़कों पर भी ऐसी तहरीरें लिखी जा रही हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड, विलियम्सबर्ग समेत दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने ब्लैक लाइव मीटर्स के कार्ड्स उठा रखे थे। वाशिंगटन DC की मेयर म्यूरल बाउजर भी एहतजाज में शरीक हुई और मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार किया। व्हाइट हाउस के करीब 16 स्ट्रीट के एक हिस्से का नाम तब्दील करके ब्लैक लाइव मीटर्स रख दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना में मकतूल जॉर्ज फ्लॉयड की याद में तकरीब हुई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। शहर शहर होने वाले मुजाहिरों में जॉर्ज फ्लॉयड से इजहार यकजहती और कातिलों को सजा और पुलिस इस्लाहात का मुतालबा किया गया। और अब कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। तो आपको बताएं कि वादी जन्नत नजीर भारतीय फौज के हाथों जहन्नम में तब्दील। मजालिम का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं लेता। आए दिन कत्ल गारत, मालो असबाब का लुट जाना, प्यारों की जुदाई, सफाक भारतीय फौज का खौफ, मजलूम कश्मीरियों का सकून गारत होकर रह गया।
मकबूजा कश्मीर में बुज़दिल भारतीय फौज के हाथों आग और खून का खेल जारी है। आए रोज छापे, गिरफ्तारियां, कत्ल गारत और लूटमार मामूल बनी हुई है। सफाक भारतीय फौज को न बच्चों पर तरस आता है, न माओ बहनों और बुजुर्गों की आहें जालिमों के दिल को नरम कर पाती हैं। अनगिनत नौजवानों को घर की दहलीज पर कत्ल किया जा चुका है। लातादाद खानदान आज भी इस उम्मीद पर जिंदा हैं कि शायद किसी दिन उनके प्यारे वापस लौट आएं, लेकिन अजियत इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। भारतीय फौज के हाथों दर्जनों घरों को मस्मार कर दिया गया, तबाहशुदा मकानात को भी ना छोड़ा गया। जो बचा कुचा मालो असबाब था लूट लिया गया। खवातीन की बेहुरमती जराइम पेशा भारतीय फौज का शार है। वादी में ताहाल जबरी पाबंदियां बरकरार हैं, जबकि खुराक और अद्वियात की तरसील बंद है। राबता सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। अमेरिका में सियाफाम शहरी की हलाकत से जहां दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई, वहीं भारत में इंसानियत के दुश्मनों के जुल्म ढाने का नया तरीका हाथ आ गया। भारतीय रियासत राजस्थान में पुलिस एहलकार ने मेहनत कश को जॉर्ज फ्लॉयड की तर्ज पर सड़क पर लिटाकर गला दबाने की कोशिश की। करीब खड़े लोगों ने वीडियो बनाई तो पोल खुल जाने के डर से एहलकार ने मेहनत कश की जान छोड़ दी। क्या कर रहा है? आगे ले जा। पुलिस वाला का हाथ उठा रहा। अरे मैं मास्क लगा के। हाथ क्या है तेरा? तेरा मास्क है कहाँ? थैंक यू। किसने देखा? मेरे पास सबूत है। और अब आपको बताएं कि मौसम गर्मा का फल गर्मा खाने में भी मजेदार और सेहत बख्श भी है। कराची में गर्मा जगह जगह ठेलों और फूड शॉप्स पर दस्तयाब है, मगर इसकी कीमत गरीब आदमी की पहुंच से इंतहाई दूर है। कई फल ऐसे हैं जो गर्म मौसम में खास अहमियत रखते हैं। इनमें गर्मा नामी फल भी शामिल है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये गर्म मौसम का फल है। गर्मा अब बासानी दस्तयाब है और कराची में हर जगह ठेलों पर रखा हुआ नजर आता है। गर्मी की शिद्दत से निपटने के लिए गर्मा आपकी भरपूर मदद कर सकता है। ये सख्त और गर्म दिन के दौरान आपकी तवानाई बढ़ाने, सूरज की शुआओं से हिफाजत और जरूरी ग़िज़ाइयत फराहम करने के हवाले से खास अहमियत रखता है। गर्मा खुश जायका, सेहत बख्श और सर्दे से कदरे शीरी फल है और मुतादिद अमराज का कुदरती इलाज भी है। ये ग़िज़ाइयत का कुदरती खजाना है। खुशबू और जायके से भरपूर फल गर्मा खाने के बेशुमार तिब्बी फायदे हासिल होते हैं। गर्मे में 90% पानी है। इसके इस्तेमाल से गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने में मदद मिलती है। गर्मा मिनरल्स और विटामिन्स हासिल करने का भी बेहतरीन जरिया है। गर्मे के बारे में आम शहरियों की भी अपनी राय है, जो कहते हैं कि गर्मा बढ़े हुए दर्जा हरारत में जिस्म में कम होने वाले पानी और नमकियात को पूरा करता है। सच न्यूज से फिर वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।